मसलियतें ख़त्म करके एक असूल पर स्टैंड लेते थे। तो मुझे बड़ी खुशी हुई है अब जावेद हाशमी साहब के ज्वाइन करने से हम मज़ीद अपना जो मकसद है उसकी तरफ तेज़ी से जा रहे हैं। इमरान खान को मैं उनको और मुझे बिठाएं और कौम उस पर फैसला करे कि उसमें झूठ क्या है सच क्या है, और कौम शाख से आ जाएगी ये सामने देख के कि इमरान खान कितना झूठा है। इंशाल्लाह ये असम्बलियाँ डिज़ाल्व कर दी जाएंगी और असम्बलियाँ डिज़ाल्व करने के बाद 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे और हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के पास होगी और फिर हम जीतेंगे। जावेद हाशमी उस उम्र के उस हिस्से में आ गए हैं कि उनका कोई दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। प्रूफ टेस्ट होना चाहिए इमरान खान का, मेरा भी हो जाए तो फिर सामने आ जाएगा कि किसके अंदर कैपेसिटी है, ज़हानत है, किसने लंबी जंग लड़ी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, नए साल का आगाज़ तो हो गया, 2017 की आप सबको मुबारकबाद, और इस दुआ के साथ प्रोग्राम का भी आगाज़ करेंगे कि ये आप सब के लिए, हमारे लिए और इस मुल्क के लिए खुशियों और इज़्ज़तों का बायस बने। लेकिन 2017 का अगर सियासत की बात करें तो आगाज़ कैसा रहा? वही पुराने इल्ज़ामात, वही पुरानी रिवायती सियासत जो है वो हमें देखने को मिल रही है। ख़ासकर जो भी आपने क्लिप सुने जावेद हाशमी साहब और इमरान खान साहब के दरमियान जो एक लफ्ज़ी जंग हमें नज़र आ रही है, जो इल्ज़ामात की बौछार है वो भी जारी है। अब इसका अंजाम क्या होगा ये भी इस साल में आने वाले दिनों में हम देखेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो बहुत सारे वो तमाम नारे, वो तमाम बातें, वो तमाम दावे हैं जो कि हमने 2016 में भी सुने थे। इमरान खान साहब ने इस साल को इंसाफ का साल करार दे दिया है और उनका मानना यह है कि एक बहुत बड़ा केस, पनामा का जो केस है, मामला है जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद है, इसका फैसला हो जाएगा इस साल और उन्हें इंसाफ की तवक्को भी है। और साथ ही साथ 2018 के इंतखाबात को लेकर उन्होंने ये कहा है कि जब तक न्यूट्रल अंपायर्स नहीं आते 2018 के इंतखाबात में शफाफियत नज़र नहीं आएगी। और साथ ही साथ सड़कों पर आने के खदशे का भी एक बार फिर से इजहार कर दिया गया है। दूसरी जानिब अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो वहाँ से कुछ अच्छी पेशरफ्त, अच्छी खबरें जो हैं वो इस साल के आगाज़ में हमें सुनने को मिली कि जैसे नए चीफ जस्टिस साहब ने, साकिब निसार साहब ने पहले रोज़ ही एक वाज़ेह पैगाम दे दिया है, और वो वाज़ेह पैगाम उन केसेस के हवाले से है जो कि इल्तवा का शिकार रहते हैं अदालतों के अंदर। और उनका कहना यही था कि मुकदमात लटकाने के हरबे अब नहीं चलेंगे और सबको ये पैगाम दिया जा रहा है कि अब सिर्फ़ और सिर्फ काम करें, और इल्तवा के हवाले से अगर उन्हें मुलाकातें करनी पड़ी वकला के साथ और इस मसले को हल करने के लिए तो वो भी करेंगे। और इस साल भी हमने जो एहतसाब का एक लफ्ज़ है वो बारहा सुना था और उसमें नैब के किरदार पर भी काफ़ी उंगलियां उठाई गईं, काफ़ी सवालात जो हैं वो खड़े हुए, और ख़ास कर ये जो एक प्ली बारगेन का निज़ाम है नैब के अंदर उस पर बहुत सारे लोगों ने सवालात किए कि ये कैसे मुमकिन है कि कोई इंसान करप्शन करे और उसके बाद एक आज़ाद शहरी की हैसियत से कुछ पैसे देने के बाद इस मुल्क में आज़ादाना तौर पर घूम सकता है। उस हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो जस्टिस शेख अजमत सईद ने इस हवाले से नैब को मुल्क में करप्शन का सहूलत कार करार दे दिया है और ये भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि करप्शन की जो रकम की रज़ाकाराना वापसी का जो कानून है उस पर हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है वो भी अदालत के सामने रखा जाए। इन तमाम चीज़ों के हवाले से भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और साथ ही साथ जो हमें जिस तरीके से कराची की सियासत में पॉलिटिकल पार्टीज़ एक बार फिर से एक्टिव होती दिखाई दे रही हैं, तो क्या 2017 में भी कराची के अंदर ये जो सियासी गहमा गहमी है इसी तरीके से अरूज पर रहेगी? और जो बाई इलेक्शन है जिसमें जरदारी साहब कंटेस्ट करके और बिलावल कंटेस्ट करके वापस असेंबली आना चाहते हैं, उस हवाले से भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। पहले मेहमानों का आपसे तारुफ करवा दूँ। इस्लामाबाद में हमें ज्वाइन कर रहे हैं राना तनवीर हुसैन साहब, फेडरल मिनिस्टर फॉर डिफेंस प्रोडक्शन। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक़ है, बहुत शुक्रिया राना साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं,
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का भी। मुल्तान में हमें शाह महमूद कुरैशी साहब ज्वाइन कर रहे हैं, साबिक वज़ीर ख़ारजा हैं और वाइस चेयरमैन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। शाह साहब आपको भी खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। और कराची में नईमुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे थोड़ी ही देर में, जो कि अमीर जमात इस्लामी कराची हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। राना साहब, सबसे पहले तो फरमाइएगा, 2017 के आगाज़ में बहुत सारी चीज़ें हम वो सुन रहे हैं जो 2016 में भी सुनते रहे, ख़ासकर ये जो इलेक्शंस के हवाले से मौक़िफ़ आया अभी पीटीआई का, न्यूट्रल अंपायर्स जब तक आप नहीं लेकर आएंगे इलेक्शन शफाफ नहीं होंगे, और वो ये भी कह रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं हुकूमत पर कि 2018 के इलेक्शन को रेक करने के लिए आप लोगों ने तैयारी मुकम्मल कर ली है। देखिए, ये जो 2017 की आपने बात की है कि वही बातें शुरू हो गई हैं जो 2016 में था। उसमें कोई बड़ी अजीब बात तो नहीं है, लेकिन आप इंशाल्लाह देखेंगे 2018 के इलेक्शन जब हम जीतेंगे, मुस्लिम लीग नून जीतेगी, तो यही बातें आप दोबारा इमरान खान साहब की ज़ुबान से वही बातें आप सुन रहे होंगे, वही इल्ज़ामात सुन रहे होंगे। मैं समझता हूँ कि ये जो बात आपने धांधली की क्या तैयारी की है जो खान साहब जिक्र कर रहे हैं 2018 के इंतखाबात को जीतने के लिए? ये रिफ्लेक्ट करता है, ये खान साहब की जो सोच है, ये वो एक शिकस्त खुर्दा जो एक जहनीत होती है, जो अंदर से एक शिकस्त आदमी खा जाता है, उसको ये होता है कि 2018 में मेरी जीत मुमकिन नहीं है। ये उसको मेरा ख्याल उसकी रिफ्लेक्शन है, सिवाय इसके कि उसके अंदर एक चीज़ ये हो कि 2018 में मैं नहीं जीत सकता। आप मुझे बताएं कि कौन सी चीज़ है जो 2018 के इलेक्शन में इसको उससे खौफ आ रहा है? अच्छा, अगर आप ये एक डीसी की बात चली है, ये तो पंजाब में अगर है तो और जगह पे भी है, और इनके अपने भी वही अफसर होंगे। ये जो पहले था जो जजेस आते थे, ये 2013 में भी जजेस थे, उससे पहले भी जजेस थे जो काफ़ी देर से, ये रिटर्निंग अफसर जो थे वो रिटर्निंग अफसर डिस्ट्रिक्ट सेशन जज होता था, नीचे उसके एडिशनल सेशन जजेस होते थे। जो मैंने जितने इलेक्शन लड़े हैं वो तो इसी तरह मैंने देखे हैं। तो अभी इन्हीं की डिमांड पे ये बात हुई, इन्होंने कहा कि जजेस का, जब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हमारे पास जजेस जब उन पे उंगलियां उठती हैं तो फिर हम अपनी जुडिशरी से ऑफिसर्स नहीं देंगे। ठीक है। तो अब इलेक्शन कमीशन के अंडर होने हैं, क्योंकि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ही है जो फिर उनको जाके इलेक्शन करवाए। तो मुझे कोई समझ नहीं आती, कभी न्यूट्रल अंपायर की सादिया ये बात करते हैं। आप कह रहे हैं आपको समझ नहीं आ रही कि क्यों ये इल्जामात लगाए 2018 क्या मैं जरा शाह साहब से इसका जवाब ले लूं कि इमरान खान साहब जब ये बात करते हैं तो राना साहब का भी सवाल ये है कि इनके जहन में क्या होता है। शाह साहब, सबसे पहले तो ये जो इल्जामात हैं इस पे भी, और साथ ही साथ जावेद हाशमी साहब और इमरान खान साहब की जो जंग नजर आई है, जावेद हाशमी साहब ने एक बार फिर से वो चीज़ रिपीट की है जो पहले भी आपके हवाले से कह चुके हैं कि जी पार्लिमानी कमेटी की हमारी एक मीटिंग थी और उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि 2013 के इंतखाबात में कोई धांधली नहीं हुई। लेकिन अब इमरान खान साहब दावा कर रहे हैं कि 2018 के इंतखाबात में हुकूमत ने एक बार फिर से धांधली की तैयारी जो है वो पूरी कर ली है। पहली बात तो ये है कि सादिया, जो हाशमी साहब कह रहे हैं कोई नई बात नहीं कह रहे, ये वो बातें हैं जो पहले जब से उन्हें पार्टी छोड़ी है बारहा ये बातें कह चुके हैं और लोग सुन चुके हैं, और इस पर बड़ी बहस भी हो चुकी है। अब सवाल उठता है कि आज इनको दोहराने की नौबत क्या है, ज़रूरत महसूस क्यों की जा रही है, इस पर आप अपना जहन दौड़ाइए और सोचिए कि नौयत क्या है। एक नंबर दो, जो कुछ हाशमी साहब ने कहा, इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकली उसको डिनाई किया है। ठीक, फिर उन्होंने कहा कि पार्लिमानी पार्टी में ये बातें हुई। देखिए, बात ये है कि जो उन्होंने कहा कि खान साहब ने उनसे चीज़ें शेयर की, क्या उन्होंने सिर्फ उनसे ही शेयर करनी थी? पार्टी में और भी तो सीनियर लोग हैं, हमसे तो शेयर नहीं की उनने, मुझसे तो उनने कोई ऐसी चीज़ शेयर नहीं की कि ऐसा हो जाएगा, जुडिशरी ये करेगी, फ़ौज ये करेगी, हमसे तो कोई ऐसी बात नहीं हुई। उनसे हुई तो कैसे हुई और क्यों हुई, और औरों से शेयर क्यों नहीं किया गया, ये भी काबिल गौर बात है। और अब देखिए, अब उनका वर्ड एक तरफ है और खान साहब दूसरी बात कर रहे हैं, तो अब इसकी बात की तहकीक कौन करेगा? ठीक है ना जी, हम समझते हैं कि उनकी बातों में वज़न नहीं है, और इतने अरसे बाद वो जो बात कर रहे हैं, उनको तो अगर ये थी सिचुएशन नहीं, तो आपको क्या वजह समझ आ रही है कि जिस तरीके से उन्होंने एक इदारे के हवाले से, फौज के हवाले से भी कह दिया कि जो डिसग्रंटल्ड एलिमेंट्स हैं वो चाह रहे थे, ये तमाम चीजें आपको क्या लग रहा है? देखिए, उसके बारे में एक इदारे को विक्टिमाइज करने की कोशिश।
मैं तो समझता हूँ, देखिए ना उस इदारे में अब डिसग्रंटल्ड एलिमेंट में जो उन्होंने नाम लिया है उस पे आपने देखा कि लेफ्टिनेंट जनरल तारिक खान का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया है, और आपने उनका स्टेटमेंट पढ़ा है जो पूरा मीडिया में सर्कुलेट कर रहा है। उन्होंने कैटेगोरिकली डिनाई किया है। अब और साहिबान जो हैं जिनका वो नाम ले रही हैं वो मौजूद हैं, वो मुल्क में मौजूद हैं, रिटायर्ड हो गए हैं, लेकिन वो प्रोग्राम्स पढ़ते हैं, अपना प्रोग्राम्स सुनते हैं, अखबारात पढ़ते हैं, बेखबर नहीं है, सारे बाखबर लोग हैं, प्रोफेशनल लोग हैं। तो उनका वो कह रहे हैं कि उन्होंने यहाँ तक कहा है कि एक इंस्टीट्यूशनल इस पर एक पोजीशन लेनी चाहिए। इस तरह अदलिया के बारे में उन्होंने बात की है। तो चीफ जस्टिस नासिर मुल्क साहब भी उनकी बड़ी इज्जत है और वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं, और फिर इसको इंक्वायर किया जा सकता है कि उनकी बात में वज़न है या बिल्कुल ये बेमानी गुफ्तगू हो रही है, और इस गुफ्तगू की वजह क्या है। ये काफी अहम नुक्ता। शाह साहब इसी नोट पे मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए, फिर रुबीना खालिद साहब आएंगे ब्रेक से वापस आकर। और ये जो शाह साहब ने बात की है कि इस किस्म के इल्जामात शायद पहली बार नहीं लगे या कोई नई बात नहीं है, बट जो आखिरी जुमला था कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तो क्या हमारे यहाँ इस किस्म के इल्जामात की इन्वेस्टिगेशन की तहकीकात की रिवायत मौजूद है, या अभी जो हाशमी साहब इल्जामात लगा रहे हैं कोई उम्मीद है कि कभी उसकी तहकीकात होंगी और कोई अंजाम हमारे सामने आएगा? एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। जी वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। कराची में नईमुर रहमान साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, अमीर जमात इस्लामी कराची हैं, उनको भी खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। लेकिन रुबीना साहिबा, जो ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी, जिस तरीके से शाह साहब ने आखिरी जो जुमला कहा था तहकीकात, क्या वाकई में हमारी रिवायत है ऐसी सियासत में कि एक दूसरे पर इल्ज़ामात या कीचड़ उछाला जाए? कभी तहकीकात हुई हैं, कभी आवाम को पता चला है कि हकीकत और सच है क्या? मेरे ख्याल में हमेशा किसी भी काम के लिए एक पहली बार ज़रूर होती है, जिसे कहते हैं ना, देयर इज़ ऑलवेज़ अ फर्स्ट टाइम। तो अगर हम तहकीकात का सिलसिला शायद शुरू कर लें तो बेहतरी की तरफ बात चली जाए। 2017 का आगाज़ था कल, और लोग पूरी दुनिया में बड़े अच्छे अच्छे रेजोल्यूशंस कर रहे थे कि अगले साल में हमने ये करना है। कौम को जो लीडर थे कौमों के, वो अच्छे खुशाइन और हमारे एक दूसरे को पैगामात दे रहे थे इसी की तरफ। तो हमारा जो सियासी बसात पे पहला मोरा था, वो जो आपने शुरू में क्लिप भी दिखाया, तो वो जो है कोई कौम के लिए कोई खुशखबरी नहीं है। और कौम को एक मायूसी की तरफ लेके जाना, उनको हमेशा नेगेटिव बात बताना, उनको ठीक है सियासी मुकाबले भी होंगे, इलेक्शन भी होगा, और अगर 2018 में हम समझते हैं, और हमारी पार्टी भी समझती है कि शायद वो, क्योंकि वो हम रिफॉर्म्स तो नहीं कर पाए ना साथिया, जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स थे उसकी तरफ तो तवज्जो ही नहीं है, वो ना उसकी तरफ कोई बढ़ रहा है। अगर वो रिफॉर्म्स नहीं होंगे तो 2018 में भी इसी तरह के नताइज, जिसको फिर कोई तस्लीम करेगा कोई नहीं करेगा। तो बेहतर ये नहीं है कि हम बजाय इल्ज़ाम तराशी करने के, बजाय एक दूसरे को ब्लेम गेम में जाने के, हम सब बैठ जाएं और इस कौम के लिए कोई बेहतर सोचें। और क्योंकि इसी सिलसिले की कड़ी जो है वो हमारी लीडरशिप का पार्लियामेंट में आना है, क्योंकि पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है। हम समझते हैं पार्लियामेंट की बालादस्ती पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शायद जितना यकीन रखती है, और किसी पॉलिटिकल जमात का उतना उस पर एतमाद नहीं है। हमें एतमाद है कि जो भी हल मसले का निकलेगा वो इसी पार्लियामान से निकलेगा। लेकिन अगर वो तो जरदारी साहब और बिलावल साहब नहीं भी आते तो भी पीपल्स पार्टी बिल्कुल की तरफ बिल्कुल, लेकिन देखिए कुछ चीज़ें सादिया एज ए जेस्चर भी की जाती हैं कि हमारे पे बहुत क्वेश्चन, मुझे बार बार लोगों ने कहा कि आसिफ अली जरदारी साहब हमारे को चेयरमैन जो हैं वो तो सदर पाकिस्तान रह चुके, तो उनको अब क्या ज़रूरत है कि वो पार्लियामान का मेंबर बनने जा रहे हैं। मैं उसका जवाब ये है सादिया कि पार्लियामान सुप्रीम है। हम समझते हैं कि जो अगर सदर पाकिस्तान भी बनता है तो इसी पार्लियामान के वोट से बनता है। तो ये पार्लियामान जो है, इसका तकद्दुस, इसकी अहमियत वो हमेशा हमारे दिलों में है, रहेगी, और हम इसको मनवाएंगे भी, क्योंकि ये मसाइल का जितना आपका हल है, जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, वो इसी जगह से निकल रहे हैं। अगर हम इसको साइड लाइन करेंगे और हम समझेंगे कि और तरीके हैं लोगों से बातें मनवाने की या बेहतरी लाने की मुल्क में, तो और कोई तरीका नहीं है। यही एक तरीका है,
اور عوام ٹھیک ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ وہ جو تحقیقات والی بات ہے کہ اگر تحقیقات آغاز ضرور کر دیا نہیں، جائے دیکھیں تو وہ اچھی اس بات لیے ہے کہ ضروری اس ہے پر کہ یہ الزامات جو لگ رہے ہیں۔ فضول کی الزام تراشی ہے، یہ جو دوسرے پہ انگلیاں اٹھانا ہے، اس کے لیے بھی دیکھیں پارلیمان کی طرف آپ کو آنا پڑے گا، کیونکہ آپ کے لائبر اور سلینڈر کے جو لاز ہیں وہ اتنے مضبوط نہیں ہیں۔ جس کا جو دل آتا ہے وہ آپ کو کہہ دیتا ہے، پھر آپ اس کے پیچھے پھرتے رہیں، صفائیاں کرتے رہیں۔ اچھا، میں حافظ نعیم صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گی۔ کل جس طریقے سے ہم نے جماعت اسلامی کی طرف سے کراچی کے اندر امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس بھی دیکھی، جہاں پر شام میں اور برما کے مسلمانوں کی حالت زار پر بات کی جا رہی تھی، وہیں پر چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے بات کی گئی کہ جی ان کا بڑا امتحان ہوگا، یہ پیناما لیکس کا کیس جو ہے اب نئے بینچ کے سامنے رکھ دیا گیا ہے۔ 2017 میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں یہ ایشوز، یہ باتیں جو ہم 2016 تک سنتے آئے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کا حل نکل آئے گا، جیسے عمران خان صاحب کو یہ سال انصاف کا سال نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے، جب تک عدل اور انصاف کی حکمرانی نہیں ہوگی تو ظاہر ہے کہ تحریک بھی چلے گی اور اس پر گفتگو بھی ہوگی۔ یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ 2016 ہم نے کوئی اچھے طریقے سے ختم نہیں کیا ہے، حالانکہ دنیا میں بالکل آپ نے وجہ فرمایا کہ لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اچھے گڈ جیسچر کے ساتھ اس کو اینڈ کیا اور نئے سال کو کا خیر مقدم کیا، لیکن ہم نے اس پچھلے سال میں بھی اسی طرح کی چیزیں دیکھی ہیں، اور اس کا سبب یہ ہے کہ ہمارے حکمران جو ہیں، یہ ان کی رسپانسبلٹی سب سے زیادہ ہے کہ اگر ان کے اوپر کوئی الزام ہے، اگر کوئی کیس موجود ہے، کچھ ان کی جو ہے چیزوں کے اندر تضاد سامنے آیا ہے، تو اپنے آپ کو قوم کے سامنے پیش کریں، اور پیش کرنے کے بعد کہیں کہ میں اب تک الگ ہوں، اس کا بالکل آپ انکوائری کیجئے، اور اس کے بعد اگر میں بری ہو جاؤں گا تو دوبارہ آ جاؤں گا، نہیں بری ہوں گا تو پھر ظاہر ہے کہ جو سزا ہوگی وہ مجھے ملے۔ اگر یہ رول وہ پلے کرتے اور بری ہو جاتے تو ہمارے لیے سب کے لیے بڑا اچھی بات تھی، لیکن مسئلہ یہی ہوا کہ انہوں نے جو ہے وہ بہانے بازی کرتے رہے، وقت کو گین کرتے رہے، ٹالتے رہے، اور اس کے نتیجے میں آج مرحلہ یہاں تک پہنچ گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو احتساب والی بات ہے نا، وہ سب کا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے جماعت اسلامی نے، سراج الحق صاحب نے اپنے آپ کو اور اپنی پوری جماعت کی لیڈرشپ کو احتساب کے لیے پیش کیا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ طریقہ یہی ہے کہ سب پیش کریں، اور آغاز حکمرانوں سے ہو، آغاز نواز شریف سے ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مطالبہ بھی بالکل درست ہے کہ الیکٹورل ریفارمز ہونی چاہیے۔ یہاں ووٹ جاگیردار کا ہے، یہاں پر ووٹ شوگر ملوں کے مالکوں کا ہے، یہاں پر ووٹ وڈیروں اور جاگیرداروں کا ہے، یہاں پر ووٹ ٹھپا مافیا کا ہے۔ ان ساری چیزوں میں الیکٹورل ریفارمز کہاں ہیں؟ سب شہریوں کو برابر حق حاصل ہے کہ وہ الیکشن لڑ سکیں۔ تمام جماعتیں جن کے پاس بہت دولت ہے اور جن کے پاس دولت نہیں ہے، وہ سب عوام کے سامنے جا سکیں۔ یہاں تو الیکٹیبلز ایک سیٹ پر 1 ارب روپے خرچ کر رہے ہیں، تو آپ بتائیے کہ یہاں پر کیسے ڈیموکریسی پنپ سکتی ہے؟ پھر پارٹیوں کے اندر ڈیموکریسی نہیں ہے، ون مین شو چلتا ہے، کوئی سسٹم موجود نہیں ہے الیکشن کا۔ ان تمام چیزوں پر توجہ کیے بغیر جمہوریت آگے نہیں بڑھ سکتی ہے۔ اس لیے جمہوریت کے سفر کو آگے بڑھانے کے لیے ان تمام چیزوں پر غور بھی کرنا ہوگا، اور اصل کی یہ ہے کہ عدل اور انصاف ہونا چاہیے، اور اس کے لیے سب سے پہلے نواز شریف کو عدل و اپنے آپ کو انصاف پیش ہونا کرنا چاہیے، اور جس طریقے سے آپ نے، ٹھیک ہے، نواز شریف صاحب کو اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرنا چاہیے، اگین وہی بات آ گئی رانا صاحب۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ جو احتساب کرنے والا ادارہ نیب کی اگر ہم بات کریں تو کرپشن کے حوالے سے اب یہ سپریم کورٹ کے جج صاحب کہہ رہے ہیں، جسٹس شیخ عظمت سعید صاحب بیان دے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی نیب کرپشن کا سہولت کار ہے، جہاں پہ ادارہ جس نے کرپٹ لوگوں کو پکڑنا ہے، احتساب کرنا ہے، وہی سہولت کار آپ کی اعلیٰ عدلیہ کہہ رہی ہے اس کو۔ تو کیسے معاملات ٹھیک کریں گے، کیسے ان اداروں کو آپ کام کرنے پہ لگائیں گے؟ دیکھیں، جہاں تک پیناما ایشو کا تعلق ہے، وہ تو سپریم کورٹ نے اس کا نوٹس لیا ہوا ہے، وہاں پٹیشن ہے، اور اس پہ پہلے جو ہیئرنگ ہوئی وہ بھی سامنے سب کے سامنے ہے، ساری قوم کے سامنے ہے۔ ابھی اس پہ 4 تاریخ کو پروسیڈنگ شروع ہو رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس پہ وہ ایک طرف سپریم کورٹ کی کارروائی ایک طرف، دوسری چیخ و پکار اور ساری ٹی وی پہ میڈیا ٹرائل اتنا زیادہ شروع ہے، میں حیران ہوں کہ اب جب سپریم کورٹ میں ہے اور پھر اس پہ اعتماد کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ جو نیا بینچ بنا ہے اس پہ میں نے ابھی عمران خان لیکن تھوڑا میرے خیال سے جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کو مایوسی ہے کہ ڈیلے نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ چاہ رہے تھے کہ چلے پہلا بینچ ہی کر دیتا اگر، وہ تو پھر بات چلی جاتی ہے کورٹ کی طرف نا، اور ڈیلے اگر ہونی ہے تو اس کا اظہار تو ابھی میں نے ان کا اسٹیٹمنٹ پڑھا تھا کہ ہمیں مکمل اعتماد ہے۔ آج شیخ رشید صاحب بھی کہہ رہے تھے مجھے مکمل اعتماد ہے ہمیں، تو میں سمجھتا ہوں اس کا انتظار کرنا چاہیے۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ جی ہم نے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے، وہاں جو بھی حقائق ہیں سامنے آ جائیں گے، جو سچا سامنے آ جائے گا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں احتساب جو ہے، باقی رہا نیب کا تعلق، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو کام ہے اس معیار کا نہیں رہا جس معیار پہ جس طرح اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے۔ حکومت مانتی ہے بالکل، پلی بارگین کا جو مسئلہ ہے اس کو ضرور دیکھنا چاہیے، اگر اس کو زیادہ امپروو کرنا ہے یا اس میں کوئی جو امینڈمنٹ کرنی ہے یا اس میں
कोई बेहतरी लानी कहते हैं कि देखना चाहिए, करना चाहिए, मतलब हुकूमत ने करना है, हुकूमत वक्त ने करना है, हुकूमत देखें अगर लेजिस्लेशन होनी है तो हुकूमत भी करती है, तो दूसरे प्राइवेट जो मेंबर्स डे है उस पर बहुत सारी लेजिस्लेशन हुई है। लेकिन चौधरी निसार साहब जो आप ही की पार्टी के इंटीरियर मिनिस्टर हैं, वो तो ये कह चुके हैं कि नैब का चेयरमैन जो है वो हुकूमत और अपोजिशन को मिलकर नहीं लगाना चाहिए, अदालत को अपॉइंट करना चाहिए। नहीं देखें, जो भी हमारे एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसमें हमेशा गुंजाइश होती है इम्प्रूवमेंट करने की। अगर ये एक्सपीरियंस है कि अपोजिशन और हुकूमत मिल के लगाती है, तो उसका अगर कोई देखते हैं कि इसमें कोई बहुत ही ये एक ऐसा तरीक़ाकार नहीं है जिससे वो नताइज हासिल किए जा सकें, जिसकी वो स्पिरिट थी, तो इसको भी मेरा ख्याल है रिव्यू किया जा सकता है। लेकिन बात तो यही थी, पहले हुकूमत लगाती थी, उसके बाद ये हुआ कि नहीं अपोजिशन को भी कंसेंसस से लगाया जाए, ताकि ऐसा बंदा ना लगाया जाए जो हुकूमत की ज़ेर असर हो। मेरा ख्याल है स्पिरिट यही थी उस वक्त। तो अगर ये बात अब कहते हैं कि जी अपोजिशन हो गया या मुकमका, ये एक नई टर्म है मुकमका, मैं समझता हूँ, अगेन मैं कहता हूँ आप जो मर्जी सिस्टम कर लें, जब तक जो उस चेयर पे बैठेगा ना, बात फिर वही चली जाएगी। जो शख्स अगर चेयरमैन एक अच्छा आता है तो वो काम इसी लॉज के तहत अच्छा काम करेगा। अगर कोई उतनी उसकी नहीं उस पर कैपेसिटी, तो वो शायद डिलीवर ना कर सके। ये हर ऑफिस के मतलब बात है। यानी इस मुल्क में बड़े अच्छे और ईमानदार लोग हैं और ये भी कर रहे हैं। सवाल ये, अच्छा मैं एक ब्रेक ले लूँ, ब्रेक से वापस आएंगे तो एहतसाब और जो नैब का ये प्ली बार्गेन वाला निज़ाम है, इस पर जो अदालत का मौक़िफ़ आया, मैं शाह महमूद कुरैशी साहब से उनकी राय जानूंगी राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। शाह साहब ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान की सियासत में काफ़ी अरसे से हम एहतसाब का जो लफ्ज़ सुन रहे हैं, और ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरह नैब के हवाले से बात हो रही थी कि उसको आपकी अपनी अदालत आला अदलिया जो है करप्शन का सहूलतकार करार दे रही है। वो उनका खुद का कहना है कि जी 250 जो है चोरी करता है, करप्शन करता है, वो तो जेल में सड़ रहा होता है, और 250 अरब रुपए की यहाँ पे जनाबे वाला करप्शन भी हो जाए तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप क्या समझ रहे हैं कि इस साल के अंदर हमें कुछ पेशरफ्त नजर आएगी, वाकई एहतसाब होता दिखाई देगा? देखिए, इस मुल्क में सादिया एहतसाब का तो मजाक उड़ाया गया है। बहुत से सियासतदान हैं, वो माजी में कहते रहे हैं कि एहतसाब के नाम पर पॉलिटिकल विच हंटिंग की गई, एहतसाब के नाम पर लोगों की सियासी वफादारियाँ तब्दील करवाई गई। ये भी एक हकीकत है। आपके चौधरी निसार अली ख़ान बहुत सीनियर और सबसे मंझे हुए और एक्सपीरियंस मिनिस्टर हैं इस कैबिनेट के। उन्होंने जो कुछ कहा है नैब के बारे में आपके सामने है। राना तनवीर साहब जो तशरीफ़ फरमा है इस प्रोग्राम में, कई मरतबा असेंबली में मुंतखब हो चुके हैं और एक सीनियर पॉलिटिशियन है, वो भी नैब की कारकर्दगी से इतने मुतमईन दिखाई नहीं दे रहे। आपने देखा कि नैब की परफॉर्मेंस पर न सिर्फ अदालत उज़्मा लेकिन आम फहम गुफ्तगू में भी नैब की कारकर्दगी से लोग मुतमईन नहीं हैं। नैब की जो कन्विक्शन रेट है वो भी आपके सामने है। और फिर अभी जो हालिया बलूचिस्तान का वाक़या प्ली बार्गेनिंग का जो सामने आया है कि जो सेक्रेटरी फाइनेंस ने जो कुछ वहाँ किया और पूरी कौम ने देखा कि करोड़ रुपए नगद उनके घर से बरामद होते हैं और वो 2 अरब देकर अरबों की करप्शन पर पर्दा डाल देते हैं। इससे लोगों का एतमाद बिल्कुल उठ गया है और मैं नहीं समझता कि लोग समझते हैं कि इस मुल्क में एहतसाब आगे बढ़ेगा। लोगों को एहतसाब होता हुआ दिखाई नहीं देता। लोग समझते हैं कि ताकतवर का एहतसाब नहीं होता, कमज़ोर को कटहरे में खड़ा कर दिया जाता है। ताकतवर के पास वसाइल होते हैं, आला किस्म के वकील होते हैं, वो कानून की मुँह शगाफियों का फ़ायदा उठाते हुए बच बचाव के तरीके उनके पास होते हैं।
ڈیلنگ ٹیکسک استعمال کی جاتی ہیں. جسٹس ثاقب نثار صاحب نے آج ہی کہا ہے کہ کس طرح ہم اپنے سسٹم کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور ڈیلے کرتے ہیں اور جسٹس کو ڈینائی کرتے ہیں. تو ہمارے ہاں لوگوں کو احتساب کا جو عمل ہے، پروسیس ہے، اس پر لوگوں کا اعتماد نہیں رہا. ٹھیک ہے، میں ذرا اس پہ انصاف کا سال جو عمران خان صاحب نے قرار دیا اس پہ بھی میں آپ سے بات کروں گی، لیکن پہلے روبینہ صاحبہ یہ جو احتساب والی بات ہے اور جس طرح کہا کہ جی پہلے حکومت کر دیتی تھی پھر اپوزیشن سے بھی پوچھ کے نیب کا چیئرمین اپوائنٹ کیے جانے لگا، تو واقعی اگر عدالت کرنے لگ جائے گی یا ہم اپنے لاز تبدیل کر دیں اور طریقہ کار جو ہے اس کو مزید وضع کر دیا جائے تو بہتری آئے گی؟ دیکھیے بہتری کی گنجائش سعدیہ تو ہمیشہ رہتی ہے کسی بھی چیز میں، اور ہمارے ملک میں جتنے بھی ادارے ہیں ان کو میجر جو ہے بہتری کی طرف جانے کی ضرورت ہے. ایسا کوئی بھی ایک ادارہ مشکل سے ہوگا جو ہم کہیں کہ بہت زبردست اپنی کیپیسٹی کے مطابق پرفارم کر رہا ہے، ایسی بات نہیں ہے. ہر جگہ کمی ہے اور اس کمی کو بہتری لانے کے لیے میں پھر یہی کہوں گی کہ آپ کو پراپر لیجسلیشن کی ضرورت ہے. جہاں جہاں سکم ہے ان سکم کو دور کرنے کی ضرورت ہے اور پھر امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے. لا بن بھی جاتے ہیں لیکن پھر ان کی امپلیمنٹیشن کا جب ٹائم آتا ہے وہ تو اس کے لیے آپ کو بیٹھ کے انتشار کی دیکھیں جو آپ بات کر رہی ہیں، یہ پھر میرا سوال ساری پولیٹیکل پارٹیز جو پارلیمان میں موجود ہیں ان سے یہی ہوگا کہ آپ کہتی ہیں کہ اگر سکم ہے لیجسلیشن کے اندر تو اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے، تو یہ اسی وقت کیوں یاد آتا ہے کہ جب کوئی ایشو اٹھ رہا ہوتا ہے، میڈیا پہ ہائی لائٹ ہو رہا ہوتا ہے یا کوئی چیز عدالت نوٹس لے لیتی ہے، اس پر اپنے ریمارکس دے دیتے ہیں جج صاحبان، اس سے پہلے کیوں نہیں؟ دیکھیں پارلیمان میں کافی کام ہو بھی رہا ہے، ہونے والا بھی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ مطلب میں تو یہی آپ سے کہہ رہی ہوں کہ ہمیں مل کے بیٹھ کے یکسوئی کے ساتھ یکجہتی کے ساتھ اس ملک میں بہتری لانے کی ضرورت ہے. یہ جو ہم نے ایک دوسرے کے اوپر بلیم گیم شروع کی ہوئی ہے، یہ پولیٹیکل گینز تو ہمیں شاید مل جائیں لیکن ملک اور قوم کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. ہمیں فور اے چینج ایک 4-5 سال کے لیے ان سے اوپر آنا پڑے گا اور اوپر آ کے ملک کی بہتری کا سوچنا پڑے گا کہ ملک کے لیے بہتر کیا ہے. ملک کے لیے بہتر انتشار نہیں ہے اور سب چیزوں کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی، ہاں لیکن انتشار سے پرہیز کریں. بے شک اختلاف ضرور کریں، اختلاف آپ کا حق ہے، ہمارا حق ہے، لیکن اس میں اختلاف میں بھی مثبت اختلاف. یہ نہیں کہ خواہ مخواہ صرف ہم یہ اس لیے اختلاف کریں کہ ہم نے کسی کی حکومت گرانی، کیونکہ وہ سیاست جو ہے وہ جو ریکنسیلیشن تھی بی بی شہید کی جو ان کا جو وہ تھا اس کے ساتھ وہ دفن ہو چکی ہے. وہ سیاست جو تھی اور اس سے جو نقصانات اس ملک کو ہوئے ہیں وہ کس سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، تو وہ مزید اس طرح کے نقصانات کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، تو ابھی بہتر یہی ہے. دیکھیں کوئی بھی چیز جو ہے جب بہتری کی اس کو آپ 4 دن میں اچیو نہیں کر سکتے. 5 سالہ دور ہم نے اپنا گزارا. صحیح ہے، لیکن جیسے آپ نے پہلے خود ہی کہہ دیا تھا کہ جو مین چیز یا جو میجر ایک پریکٹیکل کام ہمیں کرنے کی ضرورت تھی وہ الیکٹورل ریفارمز کی طرف تھی. اس پہ کام دیکھیں ہم نے اس پہ کافی کام کیا نا. آپ یہ نہیں یو کین ناٹ ایکسپیکٹ کہ جو آپ جب دھرنا چل رہا تھا خان صاحب کا تو روز میٹنگز ہو رہی ہوتی تھی. بالکل ابھی بھی ہو رہی ہیں، ابھی بھی اس کی طرف یہ بہتر بتا سکتے ہیں. لیکن یہ میں کہتی ہوں ان سب کاموں کے لیے یکسوئی کی ضرورت ہے، مل بیٹھنے کی ضرورت ہے، بات چیت کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں ملک کے فائدے کی ضرورت ہے. ہمیں مطلب ایجیٹیشن پیپلز پارٹی بھی بلیو کرتی ہے، ہم بھی احتجاج جہاں یہ غلط ہے ہم ضرور احتجاج بھی کریں گے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا بھی ہے، کروائیں گے بھی. اور جو طریقے ہیں جمہوری طریقے وہ ہمیں پتہ ہے کہ پرفارمنس میں کافی سکم ہے، پرفارمنس میں سکم ہے. اور پنجاب میں اب کس طریقے سے پیپلز پارٹی آگے جاتی، کیونکہ 15 تاریخ سے جو ہے وہ پیپلز پارٹی بلاول صاحب جو ہیں وہ پنجاب میں بھی ڈیرے ڈال رہے ہیں. بریک لے لوں، بریک سے واپس آئیں گے تو نعیم صاحب سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ کل جماعت اسلامی کی طرف سے کانفرنس نظر آئی، اس کے علاوہ دیگر جو پارٹیز ہیں پی ایس پی، ایم کیو ایم، وہ بھی وہاں پر ایکٹیو ہیں. پی ٹی آئی عمران خان صاحب وہاں پر خود گئے ہیں، انہوں نے جو ہے وہ خطاب کیا ہے. تو واقعی 2017 میں جو کراچی کی سیاسی گہما گہمی ہے وہ بھی ہمیں عروج پر نظر آئے گی. وہاں جو ایک بار پھر سے سیاسی جماعتیں جو ہیں کراچی کے عوام کے ایشوز کو دہرانے لگی ہیں. 2017 میں کیا مقصد ہے؟ صرف اور صرف 2018 کے الیکشن کے لیے کیمپین کی جا رہی ہے یا واقعی عوام کے ایشوز میں سنجیدگی، ان کو حل کرنے میں سنجیدگی کا مظاہرہ نظر آئے گا؟ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد.
वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। नईम साहब, कराची की सियासत में क्या होने वाला है 2017 में? एक बार फिर से हमें कराची के अवाम के इश्यूज़ सुनाते हुए, दोहराते हुए, याद कराते हुए हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ नज़र आ रही हैं। तमाम ही लोग वहाँ का रुख कर रहे हैं। कल हमने जमात इस्लामी को भी देखा, इमरान खान साहब ने भी उससे पहले कराची में गंदगी, कचरे, पानी, सेहत, तमाम इश्यूज़ को एड्रेस किया। वाकई में 2018 के लिए कैंपेन है या फिर इस हुकूमत को प्रेशराइज़ किया जा रहा है, सूबाई हुकूमत को, कि ये मसाइल हल करें, और आपको लगता है हल कर पाएंगे? देखिए, कराची में इश्यूज़ तो हैं और ये इश्यूज़ आज के नहीं हैं, हमेशा से यहाँ पर एक प्रॉब्लम रही है। और ख़ास तौर पर जो पिछला 2-3 दहाइयाँ गुजरी हैं, तकरीबन 30 साल का अरसा है जिसमें हम बहुत ही अनरेस्ट रहा है। अब खुदा करके पिछले 2-2.5 साल से कुछ अमन कायम हुआ है, तो उसके नतीजे में ज़रा माहौल खुला है। जहाँ तक कराची के महरूमियों का ताल्लुक़ है, तो सबको मालूम है कि कराची में जो वफाक की तवज्जो होनी चाहिए वो भी नहीं है, और जो सूबे की तवज्जो होनी चाहिए वो भी नहीं है। कराची का जो 68% रेवेन्यू जनरेट करता है, उसको सबसे ज़्यादा जो है वो उसके साथ नारवा सलूक रखा जाता है। बदकिस्मती कराची की ये है कि कराची की ओनरशिप कोई नहीं लेता। जो लोग कराची से मैंडेट लेते हैं या जो लोग कराची के मैंडेट के हवाले से अपनी सियासत करते हैं, वो भी कराची के लोगों को कुछ दे नहीं सकें, बल्कि वो हुकूमतों का हिस्सा रहकर उन्होंने इसमें जो है वो अपना हिस्सा ही डाला है, बल्कि बदतर किया है कराची को। ख़ास तौर पर यहाँ पर जो एक बड़ी कम्युनिटी महाजरों की है, उनको तो सबसे ज़्यादा नुकसान उन्हीं लोगों ने पहुँचाया जिन्होंने उनका नारा लगाया, जिन्होंने उनको कहा कि उनको जो है वो कोटा सिस्टम ख़त्म होना चाहिए। ना वो कोटा सिस्टम ख़त्म कर सके, ना 5वीं कौमियत करार दिलवा सके, बल्कि मेरिट भी बर्बाद होकर रह गया, हमारी नस्ल तबाह होकर रह गई। इसलिए हम ये समझते हैं कि इस वक्त कराची में जो मसाइल हैं उसको हल करने में सूबाई और वफाकी हुकूमत को कराची को एक बड़े पैकेज देना चाहिए। जो हुकूमत मौजूद है इस वक्त MQM की बल्दिया में, उनको चाहिए कि वो अपना काम करें, उनको इख्तियार मिलना चाहिए, ये बात दुरुस्त है। लेकिन जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि जो इख्तियार उनके पास है वो क्यों नहीं लग रहा, जो उनके हज़ारों की तादाद में उन्होंने अपने वर्कर भर्ती किए हुए हैं, वो सड़क पर आकर झाड़ू क्यों नहीं देते? ये झाड़ू वसीम अख्तर और फारूक सत्तार को क्यों लगानी पड़ती है? जो वाटर बोर्ड में 9000 लोग इन्होंने भर्ती किए हैं, वो 9000 लोग कहाँ हैं कुंडी में? तो क्यों यहाँ पर जो है वो सीवरेज का पानी बहता है? तो कराची तो मसाइल की आमाजगाह है। पॉलिटिकल पार्टीज का काम होता है कि वो इस हवाले से बात करें। जमात इस्लामी कराची की एक ऐसी रियलिटी है कि जिसने 3 मरतबा इसके मेयर थे और तीनों मरतबा हमने तामीर और तरक्की की है, और इसमें किसी को कोई कलाम भी नहीं है कि हमने ईमानदारी, दयानतदारी के साथ काम किया है। गली मोहल्लों में हम मौजूद हैं। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज दहशतगर्दी के इस माहौल में अपने आप को बचा नहीं सकी। कराची में जमात इस्लामी ने जाने दी, लाशें उठाई, लेकिन हम मौजूद रहे हैं। इसलिए अगर हम स्ट्रीट पर हैं तो हमने कल आपको बताया है कि हमारी अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ी ताकत है और हम कराची में एक बड़े स्टेक होल्डर के तौर पर मौजूद हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, आपने सूबाई हुकूमत को विफाक के हवाले से उन्होंने कहा कि जी कराची के लिए एक बड़ा पैकेज अनाउंस करना चाहिए इस वक्त, जो कि नजर नहीं आ रहा, जो कि मसाइल की आमाजगाह बन चुकी है, जैसे वो कह रहे हैं रान साहब। देखिए, बिल्कुल हमने ये डिमांड प्राइम की मिनिस्टर है। साहब ने बड़े ठीक है, मैं राना साहब जवाब इसका दे रहे हैं क्योंकि आपने विफाक के हवाले से जो बात की। प्राइम मिनिस्टर ने खुसूसी तौर पे उस पर दिलचस्पी ली है। कराची के जो माली मामलात हैं या डेवलपमेंट के हैं, बाकी मामलात के अलावा जहाँ अमन की बात थी, जहाँ दहशतगर्दी की मामलात थी, वो जिस तरह उसको हैंडल किया, जिस तरह वहाँ पे ऑपरेशन हुआ है, वो आपके सब के सामने है। तो जो बात की है नेमर रहमान साहब ने, उसके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमेशा जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसको कहा कि हम कंट्रीब्यूट करने को तैयार हैं, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उन्होंने अपने जो 100% भी कंट्रीब्यूशन है फेडरल गवर्नमेंट की, और उसमें शेयरिंग बेसिस पे भी उन्होंने वहाँ पे कराची के लिए प्रोजेक्ट्स किए हैं। तो मैं नहीं समझता जो भी वो प्रोजेक्ट्स लाएंगे कराची की बेहतरी के लिए फेडरल गवर्नमेंट तैयार है उसको फंडिंग करने की तैयार है। शाह साहब, ये इमरान खान साहब के हवाले से जो कराची में इन्होंने जाकर बात की है, ज़ाहिर है एक तो कराची जिस तरह नईम साहब भी कह रहे थे कि मसाइल की आमाजगाह बन चुका है, खान साहब ने भी एक बार फिर से कराची को, वहाँ पर PTI की सियासत को मुनज़्ज़म करने का और उसको मरबूत करने का इरादा किया है, और वहाँ पर भी जाके उन्होंने कहा है कि लोग जो हैं वो सड़कों पर निकलें अपने राइट्स को मनवाने के लिए, अपने हुकूक के लिए। सो वाकई PTI डिसाइड कर चुकी है कि इंतखाबात 2018 से पहले सड़कों पर आना लाजिम है, न्यूट्रल एम्पायर नहीं है, इलेक्शन शफाफ नहीं होंगे, क्योंकि ये उन्होंने 2-4 बार ये जुमला दोहराया है कि अवाम निकलें सड़कों पर, PTI आएगी। देखिए, पहली बात तो यह कि शफाफ इलेक्शंस होना हमारे सब की बेहतरी है और पूरे मुल्क की रिक्वायरमेंट है, जमहूरियत की रिक्वायरमेंट है। एक दूसरा, इलेक्शन कमीशन पर सबका एतमाद होना हमारे लिए बेहतर है, और एक निगरान सेटअप ऐसा है जो वाक़तन न्यूट्रल हो।
اس میں کسی کو اعتراض نہ ہو سکتا ہے نہ ہونا چاہیے۔ اب کراچی کی صورتحال جو ہے وہ اچھی نہیں ہے، کون نہیں جانتا۔ اگر کراچی کی صورتحال اچھی ہوتی تو پھر آپ کو رینجرز کا سہارا لینا پڑتا، وہاں کے کرائم ریٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو وہاں ایک آپریشن کرنا پڑتا، ہرگز نہ پڑنا پڑتا۔ اگر کراچی کی حالت یہ ہے کہ آج بھی کسی شہر میں لوگ ٹینکروں کے ذریعے پانی نہیں منگواتے اپنے گھر کے نل کو جاری رکھنے کے لیے، کراچی واحد شہر ہے جہاں ٹینکرز کے ذریعے لوگ پانی حاصل کرتے ہیں۔ کراچی واحد شہر ہے، آپ نے دیکھا میں کئی دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ ٹیلی ویژن اسکرین پہ جو کراچی میں گند اور کوڑا اور سالڈ ویسٹ جو سڑکوں پہ انبار لگے ہوئے ہیں، وزیر اعلیٰ کی کوشش کے باوجود، ہدایات کے باوجود، وارننگ کے باوجود ٹس سے مس نہیں ہو رہا، وہ آپ سے سامنے ہے۔ چائنا کٹنگ وہاں ہے، بتھا خوری وہاں ہے، لوگوں کے موبائل سنیچنگ وہاں ہے۔ تو کراچی کے حالات تو اچھے نہیں ہیں۔ اب کراچی کے جو شہری ہیں، سول سوسائٹی ہے، وہ بیزار تو ہے۔ اب عمران خان نے کہا ہے کہ اگر آپ بیزار ہیں اور گھر بیٹھ کے کڑتے رہیں گے، اس سے آپ کے مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ آپ کو باہر نکلنا ہوگا پرامن طریقے سے، آپ کو اپنی آواز بلند کرنی ہوگی اور آپ کو کہنا ہوگا، کراچی کی بلدیہ کو کہنا ہوگا، کراچی کی حکومت کو کہنا ہوگا، سندھ کی حکومت کو کہنا ہوگا کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ پچھلی کئی دہائیوں سے سر چلیں وہ عوام کو، کراچی کے عوام کو تو انہوں نے پیغام دیا ہے، تائید کی ہے، لیکن آپ ان کو تو تاکید کی ہے، لیکن جو خود کہا ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے کہا ہے کہ نکلنا پڑا سڑکوں پر تو نکلیں گے انتخابات 2018 سے پہلے، تو پھر سے ہم پی ٹی آئی کو سڑکوں پر دیکھیں گے؟ یقین دیکھیے، پی ٹی آئی سڑکوں پہ ہمیں شوق تو نہیں ہے نکلنے کا۔ جب آپ کہیں سے انصاف نہیں ملے گا، داد رسی نہیں ہوگی، تو جمہوریت میں اندر پرامن احتجاج کی گنجائش موجود ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، بٹ شاہ صاحب دس انصاف اگین از اے ویری ریلیٹیو ٹرم جو انصاف کا سال قرار دے رہے ہیں خان صاحب، وہ اگر آپ کے حق میں آتا ہے تو انصاف ہے، ان کے فیور میں آتا ہے تو یہ کہیں گے ان کے ساتھ انصاف ہوا، آپ کہیں گے آپ کے ساتھ نا انصافی ہوئی۔ دیکھیے ریلیٹیو تو بہت کچھ ہے، گڈ گورننس بھی ریلیٹیو ہے، کرپشن کا جو پیمانہ ہے وہ بھی ریلیٹیو ہے۔ دیکھیں نا، ریلیٹیو تو آپ جو چاہیں ویسے کر دے، ٹھیک ہے نا جی۔ میڈیا کی آزادی ہے، اس کو بھی کون کس اینگل سے دیکھتا ہے وہ بھی ریلیٹیو ہے۔ تو یہ چیزیں تو ہیں، بحث کی جا سکتی ہے ان پر۔ چلیں روبینہ صاحبہ، بالکل جو کراچی کے ایشوز گنوا دیے اور وہاں کافی سارے ایشوز گنوا دیے گئے، اور انصاف کا سال بھی اگر قرار دے رہے ہیں 2017 کو، تو میری ایک گزارش ہوگی دونوں جو ہمارے قابل قدر مہمان ہیں پی ٹی آئی سے بھی اور جماعت اسلام کی، ان کی ایک مخلوط حکومت ہے، اگر یاد ہو سب کو، وہ خیبر پختونخوا میں ہے، جہاں سے میرا تعلق ہے۔ اگر یہ انصاف کا سال ایک سال کم از کم ہمیں دے دیا جائے خیبر پختونخوا کو، اور وہ جو ساری کمیاں بیشیاں جو کراچی میں ہیں، جو ہم کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ٹھیک بھی کر لیں گے، اگر وہ ساری کمی بیشیاں، کیونکہ ہماری بدقسمتی سعدیہ یہ ہے کہ جو ریٹنگ کے میٹرز ہیں آپ کے چینلز کے سارے، وہ کراچی میں لگے ہوئے ہیں، تو کراچی کی جو بھی خبر ہوتی ہے بڑی ہائی لائٹ پہ ہوتی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہی، بہتری کی ضرورت ضرور ہے، لیکن کاش کہ کچھ میٹر آپ اگر پشاور میں بھی لگا دیں تو ہمارے لیے بڑی بہتری ہو جائے گی۔ نہ میں نے لگانے نہ کسی اور نے۔ شاہ صاحب رسپونڈ کرنا چاہیں گے جماعت اسلامی اور کے پی کے اندر پی ٹی آئی کی جو مخلوط حکومت ہے؟ دیکھیے اس کی نشاندہی کرنا آپ کا فرض ہے۔ آپ کے پی کے میں اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی ہے پیپلز پارٹی، اور پیپلز پارٹی کو نشاندہی کرنی چاہیے، اور جو کے پی کے کی گورنمنٹ ہے، جماعت اسلامی کی اور پی ٹی آئی کی مخلوط حکومت، ان کو جواب دینا چاہیے، یہ ان کا فرض بنتا ہے، اور میں کہوں گا کہ بالکل ان کو جواب دینا چاہیے، ان کو مطمئن کرنا چاہیے۔ شاہ صاحب یہ 2017 انصاف کا سال ہمیں دے دے کے پی میں، حکومت جو کے پی کے میں موجود ہے، شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ان کو جواب ڈیفینیٹلی دینا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ رانا تنویر صاحب، روبینہ خالد صاحبہ، نعیم الرحمان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کا آج کے پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ دیٹس آل فار ٹونائٹ، I'll see you tomorrow انشاءاللہ۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔